ये देखिएगा ब्रेन स्टेम क्या करता है। अब इसके बाद तो क्या शुरू हो जाएगा, इसके बाद से शुरू हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन का प्रमुख हिस्सा क्या है, सेरिब्रम 75% हिस्सा। वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर दे रहे हैं किसकी सहायता, मिड ब्रेन है 500 और सेरिबेलम नहीं है एंड फोर ब्रेन का पार्ट नहीं। ठीक है ना, तो सेरिबेलम एंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन नॉट इंक्लूडेड इन ब्रेन स्टेम। ठीक है ना, तो चारों ऑप्शन में चेक करेंगे, जिसमें भी सेरिबेलम या फोर ब्रेन का कोई हिस्सा लिखा हो उसको कट कर दे। अगर हमें सही में नहीं याद आया उस समय तो हमें क्या करना रहेगा, उन 3 ऑप्शन को चुनिए जिसमें फोर ब्रेन के पार्ट दिए हो या चाहे सेरिबेलम दिए हो, उसको काट दीजिए, तो बच जाएगा वो हमारा आंसर है, या उसमें जो भी कुछ लिखा हो। चलिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो सबसे पहले देखिए मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट किसे कहा जाता है, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, चेंज इन बॉडी पोजीशन या पास्चर, इसी को क्या बोला जाएगा, मूवमेंट बोला जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये मूवमेंट है तो फिर लोकोमोशन क्या है, तो मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है, एक ही बात है। मूवमेंट का क्या मतलब है, देखिए जैसे ये देखिएगा, ठीक जैसे कि अभी मैं, मेरे बॉडी का वेंट्रल सरफेस आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी मेरा पोजीशन क्या हो चुका है, लेटरल हो गया। ठीक है, तो ये मूवमेंट है ये। ठीक, ये देखिए क्या है, ये मूवमेंट है, ये क्या है, मूवमेंट है, ये क्या है, मूवमेंट है। ठीक, कोई खास बात, पोजीशन और पास्चर बदल रहा है। ठीक, क्या नहीं बदल रहा है, लोकेशन। ठीक है, ये देखिए ऐसा मूवमेंट जो प्लेस को बदल दे उसको क्या बोला जाता है, उसको लोकोमोशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लोकोमोशन कहा जाता है। तो मूवमेंट क्या है, बॉडी पोजीशन या पास्चर बदल देने को क्या बोला जाता है, मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी हेडिंग इंट्रोडक्शन, कुछ पॉइंट नोट करिए।
ठीक है, हाँ। अब बताइए, मूवमेंट प्लांट के द्वारा शो किया जाता है कि एनिमल्स के द्वारा, यूनिसेलर के द्वारा कि मल्टीसेलर के द्वारा? हाँ? नोट करते चलिए, लिखिए। मूवमेंट मूवमेंट may be exhibited by एग्जिबिट मतलब दर्शाना, ठीक है। मूवमेंट may be exhibited by, may be exhibited लिखा, exhibited by animal as well as plants, animals as well as plant, animals as well as plant। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, मूवमेंट may be exhibited by, movement may be exhibited by unicellular as well as multicellular organism, exhibited by unicellular as well as मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों दर्शाते हैं, ठीक है। एग्जिबिटेड बाय यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। इधर देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे एक सिंपल, ये देखिए, कोई डायग्राम नहीं बनाया तो क्या बन गया? अमीबा। इसका कोई शेप थोड़ी ना, इर्रेगुलर है, ठीक। और इसमें वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नाम सुना ही, ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक। अब वैक्यूल के अराउंड ही साइटोप्लाज्म क्या होता रहता है? घूमता रहता है। इसी को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को बोला जाता है। किसके अराउंड होता है? वैक्यूल के अराउंड होता है। तो साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग भी एक सिंपल फॉर्म है मूवमेंट का। कहां पे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर ये लिखिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, in unicellular organism, streaming of cytoplasm is also an example of, streaming of cytoplasm is also an example of, is also an example of simple form of movement, simple form of movement, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखिए, मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट result in, movement, movement result in a change of place, movement result in a change of place, oblique line location, पोजीशन नहीं बोलना है, result in a change of place, oblique line location is called, क्या बोला जाएगा? लोकोमोशन, लोकोमोशन। तो ऐसा मूवमेंट जो जगह बदल दे उसको क्या बोला जाएगा? लोकोमोशन। कहने का मतलब आप लोकोमोशन कर रहे हो तब भी आप मूवमेंट कर रहे हो, है ना। अगर आप लोकोमोशन कर रहे हो तब भी आप
लेकिन मूवमेंट आप कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप लोकोमोशन कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों को हम कैसे बोल सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं? ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर ये लिखिए जरा, ऑल locomotions are movement, all locomotions are movement, but all locomotions are movement, but all movements are not locomotion, but all movements are not locomotion। ठीक है, याद रहेगा। ओके, ब्रैकेट बनाइए इस स्टेटमेंट के आगे और देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आलम, ठीक है, आलम, ठीक, मेरा बचपन का दोस्त है खुर्शीद आलम। तो ये आलम आप याद रखिएगा। देखिए जरा, ये देखिए ALM क्या शो कर रहा है, ये आपके बुरे समय में काम आएगा। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ब्रैकेट बना के लिख लीजिए यहाँ पे ALM। ठीक, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, बहुत आसान सवाल है ना, पता लगे आप वहीं पे गुड़ा भाग कर रहे हैं। मूवमेंट लोकोमोशन, लोकोमोशन मूवमेंट क्या हुआ, 60-65 सेकंड निकल गया उसी में, इस सोचने में चला गया 60-65 सेकंड बिना मतलब में। ठीक है, क्या लिखा हुआ ALM, ठीक, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। ठीक, चले, हाँ चलिए ये देखिए, दो कॉलम लिखिए, एक और ऑर्गेनिज्म और एक और लोकोमोटरी ऑर्गन। ऑर्गेनिज्म और एक और लिखिए लोकोमोटरी ऑर्गन। ऑर्गेनिज्म और एक और लिखिए लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, अमीबा में आप जानते ही हो, नहीं जानते हो, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया इज आल्सो नोन एज फॉल्स फीट। क्या बोला जाता है? फॉल्स फीट कहा जाता है। ठीक है, फॉल्स फीट कहा जाता है, स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी बोला जाता है, फॉल्स फीट। ओके, अमीबा हो गया। हाँ, प्रोटोजोन में और भी कुछ जानते हो? चार ग्रुप कौन सा प्रोटोजोन के? अमीबा, फ्लैजेलेट, सिलिएट, स्पोरोजोन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, तो कुछ फ्लैजेलेट के नाम बता दो। सही, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा एंड लेशमैनिया, ट्रिपैनोसोमा एंड लेशमैनिया। क्या होगा? सही, फ्लैजेला होगा। क्या होगा? फ्लैजेला होगा। अभी आओ, पैरामीशियम, पैरामीशियम, सिलिया, पैरामीशियम क्या होगा? सिलिया। ओके, हाँ, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में टेंटिकल पाए, स्पॉन्ज में, वैसे तो स्पॉन्जेस जो है वो नॉन मोटाइल, स्पॉन्जेस मूव नहीं करते। ठीक है, स्पॉन्जेस खुद तो मूव नहीं करते हैं, लेकिन लोकोमोशन पाया जाएगा, सॉरी, मूवमेंट पाया जाएगा, लोकोमोशन नहीं पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मूवमेंट पाया जाएगा। और वो मूवमेंट किस वजह से होगा? आपने कोनोसाइट नाम सुना है?
स्पॉन्जोसेल की लाइनिंग बनाते हैं कोनोसाइट, और कोनोसाइट को क्या बोला जाता है? कॉलर्ड सेल। वो है क्या? फ्लैजेला है। तो सबसे पहली बात हम ये लिखेंगे कि लोकोमोशन नहीं पाया जा रहा, ठीक है। लेकिन अगली बात हम ये लिखेंगे कि मूवमेंट जो है वो किससे होगा? फ्लैजेला से। ये तो कॉलर सेल है, ठीक। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज हो गया, ठीक है। आगे आइए, हाइड्रा। क्या होगा? टेंटिकल। क्या होगा? टेंटिकल होगा। ठीक है ना? चले, कंप्लीट कर लिया इसको। टेंटिकल लिखा है हाइड्रा में। Movement is the one of significant feature of living being. Animals and plants exhibit ये wide range of movement, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, ये भी सिंपल फॉर्म है मूवमेंट का। मूवमेंट सिलिया का, फ्लैजेला का, टेंटिकल का, ये भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपने नोट ही किया है, सिलिया का, फ्लैजेला का, टेंटिकल का, कौन दिखाता है? ह्यूमन ब्रेन कैन मूव। ह्यूमन ब्रेन के ये हिस्से मूवमेंट शो करते हैं। हाँ? हाथ पैर, लिम्स हो गए, अपर लिम, लो, ठीक है। जा, ठीक है। अपर जा कि लोअर जा? सिर्फ और सिर्फ लोअर जा, ठीक है। अगला, आईलिड, है ना, पलके हैं, ठीक। वो भी कौन से पलके हैं? सिर्फ अपर आईलिड, ठीक है। और टंग, ठीक। तो नंबर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लिम्स, जा, आईलिड एंड टंग। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिनसे जगह बदल जाता है, ऐसे मूवमेंट को लोकोमोशन का। ये देखिए, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, फ्लाइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? लोकोमोशन के, लोकोमोटरी मूवमेंट के एग्जाम्पल, ठीक। अच्छा, अब अभी आपने दो कॉलम लिया था, एक ऑर्गेनिज्म एंड लोकोमोटरी ऑर्गन। ये देखिएगा, पैरामीशियम का जो सिलिया है, तो उसमें मूवमेंट तो वो करा ही रहा है, साथ में वो एक करंट बना देता है जिससे फूड उसके ओरल कैविटी में चला आता है। साइटोफैरिंक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे अपने बॉडी में क्या है? ओरल कैविटी, माउथ है, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पैरामीशियम का जो सिलिया है वो मूवमेंट में तो हेल्प ही कर रहा है, साथ में वो न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर रहा है, तो न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक।
तो उस वाले कॉलम में जहां आपने लिखा था पैरामीशियम, पैरामीशियम के आगे आपने लिखा होगा सीलिया, लिखा है ना सीलिया, उसी कॉलम में जाके लिखिए सीलिया, सीलिया के आगे ऐसे एरो दीजिए और लिखिए हेल्प्स इन लोकोमोशन प्लस न्यूट्रिशन। लोकोमोशन तो है ही, मूवमेंट तो है ही, साथ में न्यूट्रिशन भी, न्यूट्रिशन। ओके, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही आप टेंटिकल में आइए जहां हाइड्रा में आपने लिखा, तो लिखिए हेल्प्स इन टेंटिकल के आगे, हाइड्रा में टेंटिकल के आगे हेल्प्स इन लोकोमोशन प्लस न्यूट्रिशन, लोकोमोशन प्लस न्यूट्रिशन प्लस डिफेंस। टेंटिकल पे आ जाते हैं ना, टेंटिकल पे हिमेटोसिस्ट पाया जाता है, हिमेटोब्लास्ट पाया जाता है, नीडोसिल पाया जाता है ना। तो क्या क्या हुआ, लोकोमोशन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ और हाँ डिफेंस भी। चलिए याद रखिए, मूवमेंट और लोकोमोशन को हम इस बात से जोड़ सकते हैं क्या बोल के, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। ठीक, मेथड ऑफ लोकोमोशन किसी एनिमल के द्वारा, कोई एनिमल लोकोमोशन का कौन सा मेथड अपनाएगा वो तो डिपेंड करता है कि वो एनिमल कहां रहता है, किस हैबिटाट में। पहली बात ये तो हो गया हैबिटाट, और दूसरा क्या है, डिमांड ऑफ सिचुएशन, समय की क्या मांग है। ठीक है ना, तो मान लो कोई काम हमें जल्दी में करना है तो हम क्या है, हम रनिंग करने लगेंगे वॉकिंग के बजाय। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे एनिमल भी करते हैं। ठीक, तो दो बातें हैं भाई, लोकोमोशन का कौन सा मेथड कोई एनिमल परफॉर्म करेगा, दो बातें डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्या क्या, हैबिटाट। ठीक है, अब कोई पानी में तो उड़ेगा थोड़ी ना, तो हैबिटाट पे डिपेंड करेगा, और साथ में डिमांड ऑफ सिचुएशन। नंबर दीजिए, वन हैबिटाट और दूसरा डिमांड ऑफ सिचुएशन। लोकोमोशन एनिमल क्यों परफॉर्म करेगा, लोकोमोशन एनिमल परफॉर्म करेगा, ये देखिए फूड की खोज में निकलेगा। ठीक है ना, तो फूड हो गया, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान तो है ना, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, में जीवन साथी ढूंढने के लिए। अगला क्या है, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड। अगला क्या है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन पाने के लिए। और अगला क्या है ना, शत्रुओं से और शिकारियों से बचने के लिए। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से एनिमल जो है वो लोकोमोशन परफॉर्म करेगा। हाँ, अब ये चैप्टर शुरू हो रहा है, तो सबसे पहला सवाल, ठीक है, जैसे ही ये पेज खोलेगा पेपर बनाने वाला तो उसको सबसे पहले ये दिखेगा, टाइप ऑफ मूवमेंट, है ना। तो एक मैचिंग कॉलम यहां से फ्रेम कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल आपको जल्दी से याद कराते हैं। तो यहां देखिए टाइप्स ऑफ मूवमेंट की हम बात करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी में जो कोशिकाएं हैं, वो मुख्य कितने प्रकार के मूवमेंट शो करते हैं, तीन। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट करें। थ्री मेन टाइप, तीन है, तीन मुख्य प्रकार के हैं। नाम क्या होगा, नाम होगा अमीबॉय, दूसरा क्या है सिलेरी, और क्या है, और मस्कुलर है। अमीबॉयड है, सिलेरी है और मस्कुलर है। एग्जांपल से बात करेंगे।
क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? क्या हुआ? जाओ तुम लोग। आप डिस्टर्ब किया, मैं सही में नहीं पढ़ाऊंगा, कसम खा के कह रहा हूँ। अब फिर कभी नहीं पढ़ाऊंगा। ये लेक्चर छूट जाएगा तुम लोग, मैं सही बता रहा हूँ, ये पूरा चैप्टर। और ये आखिरी, ये छुट्टी कर दूंगा आज ही अभी। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग यार?
एग्जाम्पल याद करने हैं इसके, तो 3 प्रकार के मूवमेंट की आप बात कर रहे हो, नाम बताइए। अमीबॉयड हो गया, सिलियरी और मस्कुलर। मस्कुलर में आप जानते ही हो, है ना, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हो। तो मस्कुलर में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने लिम्स और जा और आईलेट और टंग। तो ये एग्जांपल आपको क्लियर ही है। अमीबॉयड में आइए। अच्छा, अमीबॉयड मूवमेंट कहने का मतलब कि इररेगुलर। और आपको मालूम है कि अगर अमीबा की बात करोगे तो अमीबा में क्या बनता है? सीडोपोडिया बनता है ना। सीडोपोडिया बना करके मूवमेंट होता है। तो अमीबॉयड मूवमेंट जो भी शो करता होगा, क्या वो सीडोपोडिया जैसा कुछ बनाता होगा। जैसे ये देखिए, मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट, ठीक, वो भी कैसे मूव करते हैं? वो भी अमीबॉयड मूवमेंट ही शो करते हैं। ठीक है, वो भी अमीबॉयड मूवमेंट शो करते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है कि हमें एग्जांपल याद करने हैं। ठीक, एग्जांपल हमने याद किया, 3 एग्जांपल है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एमएलसी। क्या लिखा हुआ है? एमएलसी। तो एम फॉर मैक्रोफेजेज। ठीक है, मैक्रोफेजेज। कैसे? अगर एक नाम आपको बताएं कि लीवर में जो मैक्रोफेजेज है का नाम है कफर सेल। क्या नाम है? कफर सेल नाम है लीवर का जो मैक्रोफेज है। दूसरा देखिए, दूसरा अमीबॉयड मूवमेंट कौन शो करता है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट। ठीक है ना। और खास करके वो ल्यूकोसाइट जो फेगोसाइटोसिस करता है। कौन कौन करता है फेगोसाइटोसिस? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करता है। ठीक, तो मैक्रोफेजेज हो गया। और बताइए, ल्यूकोसाइट और सी फॉर साइटोस्केलेटल एलिमेंट। और साइटोस्केलेटल एलिमेंट में कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? माइक्रोफिलामेंट। कौन सा? माइक्रोफिलामेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, एम एल सी, एम फॉर मैक्रोफेज, एल फॉर ल्यूकोसाइट, सी फॉर साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे कि माइक्रोफिलामेंट। ठीक है ना। मैं माइक्रोट्यूब्यूल नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं कर रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? माइक्रोफिलामेंट बोल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, दूसरा ये एग्जांपल सिलेरी का दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है रेस्पिरेटरी पैसेज, है ना, ट्रैकिया हो गया। ये क्या है? ये दोनों ब्रोंकस है भाई। तो ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकस हो गया। ठीक, तो जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होता है। किससे? सिलिएटेड से। तो देखिए, ये सब ब्रश बॉर्डेड हो गया क्योंकि सीलिया लगे हुए हैं। और ये सीलिया जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं तो म्यूकस को बाहर निकाल देते हैं। अगर ये नहीं करते तो जो भी आपको मालूम है म्यूकस कोटिंग होता है रेस्पिरेटरी पैसेज में, जीआईटी में, यूरिनरी में, रिप्रोडक्टिव में, पूरे रास्ते में म्यूकस की कोटिंग होती है एपिथेलियम के ऊपर। तो अगर ये सीलिया नहीं होता तो पूरा म्यूकस होता और पूरा म्यूकस आके कहां भरता? इसी फेफड़े में भर जाता पूरा। ठीक है ना। लेकिन ये सीलिया जो रेस्पिरेटरी पैसेज में पाया जा रहा है, ट्रैकिया में पाया जा रहा है, ब्रोंकस में पाया जा रहा है, ब्रोंक्यूल में पाया जा रहा है, वो म्यूकस को क्या करता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करके म्यूकस को पास आउट। आउट मतलब इधर फारिंक्स या बकल कैविटी में। और जब बकल कैविटी में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग थूक देंगे उसको। ठीक है। अभी किसी धूल धकल वाले एरिया से हम गुजर जाएं तो करेंगे तो आखिर में वो जो भी बलगम निकल के आ गया है, ठीक है, सलाइवा के साथ पूरा मिक्स उक्स होके, वो किस वजह से आया है? वो यही म्यूकस है। और हुआ क्या था? जब हमने ब्रीथ इन किया था तो वो डस्ट पार्टिकल गए हैं और जाके इसी म्यूकस मेम्ब्रेन पे जगह जगह चिपक गए हैं। जब ये बहुत ज्यादा चिपक गए हैं तो इसका तुरंत एक्शन हुआ है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हुआ सेलिया का और म्यूकस बाहर आ गया। फायदा क्या हुआ? म्यूकस पार्टिकल म्यूकस के साथ साथ और क्या आउट हो गया? डस्ट पार्टिकल या फॉरेन बॉडी। यह है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ठीक, तो एक प्रकार का सिलरी मूवमेंट ये आपको दिखाया। ठीक है, फोटो क्यों बनाया है? ताकि याद रहे।
ठीक है, अगला आइए, और ये भी आपने पढ़ा है ना, ये हिसाब समझ रहे हैं। यूटेरस, सर्विक्स, ये बेजाना वाला पार्ट, ओवरी, ये फैलोपियन ट्यूब, आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट, आल्सो कॉल्ड यूटेराइन ट्यूब, लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, कितने पार्ट? 3। यूटेरस के पास इस्थमस, ओवरी के पास इनफंडिबुलम, वाइडेस्ट पोर्शन एम्पुला। ये जो इनफंडिबुलम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रखे, क्या बोला जाता है? फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या करता है? ओबुलेशन के, ये ओबुलेशन लिखा है, ओबुलेशन के बाद जो ओबम आएगा उसको क्या करेगा? कलेक्ट कर लेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये ओबम में सिलिया और फ्लैजेला तो है नहीं, मेल गामेट फ्लैजेला रखता है, गामेट तो क्या है? नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, सिर्फ मेल ही गामेट तो मोटाइल है ह्यूमन बीइंग में, तो ये नॉन मोटाइल है। अब इसको आगे हमको कहां तक पहुंचाना है? एम्पुला था। तो जो एम्पुला, जो फैलोपियन ट्यूब है वो इंटरनली लाइंड है किससे? सिलिएटेड एपिथेलियम। और ये अब सिलिया, इसका सिलिया, इस सिलिया इसमें नहीं है, सिलिया फीमेल गामेट में नहीं है, सिलिया इस वाल में है, फैलोपियन ट्यूब के वाल में, और उसने सिलेरी मूवमेंट से उसको कहां पहुंचा दिया? एम्पुला। क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं एम्पुला तक? हाँ, साइट है फर्टिलाइजेशन। दोनों फोटो याद रहना चाहिए सही समय तक। चलिए, नोट कर लिया है? मस्कुलर मूवमेंट के 4 एग्जांपल कौन से हैं? अभी तक नहीं याद कर पाए? टंग है ना, और क्या है? लिम्स है ना, और आईलिड। ठीक है ना, पलके मूवमेंट करती है ना अपनी, ब्लिंक करती है, क्या? ब्लिंकिंग रेट क्या होता है? 1 मिनट में अपनी पलके कितनी बार झपकती हैं? कितनी बार हम सांस लेते हैं? 12 से 16 पर मिनट, 12 से 16 पर मिनट। ठीक है, ये जो 3 प्रकार के मूवमेंट पढ़े हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको याद करिए। फ्लैजेलर मूवमेंट के लिए यहाँ पे अलग से कुछ बताना चाह रहा है आपको, ध्यान से देखिए। फ्लैजेलर मूवमेंट हेल्प इन, देखिए कह रहा कि आपने पढ़ा था चैप्टर 8 में, सेल है ये, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सिलिया और फ्लैजेला आउटग्रोथ होते हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजेलर मूवमेंट हेल्प करता है कहां कहां? स्विमिंग स्पर्मेटोजोआ है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। वाटर करंट बना रहा था, कौन बना रहा था? कोनोसाइट, जो कॉलर्ड है, जो स्पॉन्जोसेल की लाइनिंग बनाता। ओके, प्रोटो, प्रोटोजोअन्स नहीं बोलना चाहिए था, प्रोटिस्ट बोलना चाहिए था, प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिना, है ना, प्रोटोजोन नहीं बोलेगा, क्या बोलना चाहिए था इसको? प्रोटिस्ट बोलना चाहिए था। क्या बोलेगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था? कौन कहा है कैसे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? कौन कौन से ग्रुप पढ़े थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने? कहां से शुरू किया था? राइसोफाइट, उसके बाद से डायनोफ्लैगेलेट, फिर क्या पढ़े थे? यूग्लिनोइड, फिर क्या पढ़ा था? स्लाइम मोल्ड, फिर क्या पढ़ा था? प्रोटोजोआ। तो सही मायने में इसको क्या बोलना चाहिए था? अगर यूग्लिना के बारे में बोल रहा तो इसको क्या बोलना चाहिए था? प्रोटिस्ट कहना चाहिए था। प्रोटोजोवन को, एक्चुअली बहुत पुराने वाले क्लासिफिकेशन में ये प्रोटोजोवन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोन में थोड़ी ना होगा, ये तो प्रोटिस्ट में, ठीक है, इस वजह से। तो
प्रोटोजोन की बात कर रहा है। एक काम करिए, किनारे नोट करिए, फ्लैजेलर मूवमेंट, ये एग्जांपल नोट करा रहा है भाई, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आ गया ऐसे तो आप ये नहीं कहोगे क्यों प्रोटोजोन लिखा हुआ है, जो लिखा है वो माना जाएगा। तो लिखिए फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट पहला लिखिए स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ पहला है ना फ्लैजेलर मूवमेंट। दूसरा नोट करिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर करंट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर करंट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर करंट इन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर वैस्कुलर नहीं कहा है, इन वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट को क्या बोला जाता है? वाटर कैनाल। इन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेज बाई, ये देखना सेल का नाम लिखो, बाई कोनोसाइट। किस आता से? कोनोसाइट के साथ। कोनोसाइट को क्या बोला जाता है? कॉलर्ड सेल। क्या बोला जाता है? कॉलर्ड सेल कहा जाता है। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, यूग्लिना। ठीक है, और क्या हो सकता है? डायनोफ्लेटलेट भी हो सकता है, डायनोफ्लेटलेट में भी है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसफर, है ना। डायनोफ्लेटलेट नोट लिखने तो बहुत कुछ लिख। एक छोटे से हेडिंग दीजिए, ठीक, मसल। अभी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के जैसे मीजोडर्म से डिराइव्ड है। ठीक है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम ने पढ़ा था, मीजोडर्म है ना, तो ये भी मसल जो है वो भी मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है। ठीक, तो एम फॉर मीजोडर्म, एम फॉर मसल, तो मसल मीजोडर्म से डिराइव्ड है। और ये देखिए, किसी एडल्ट पर्सन का जो बॉडी वेट है उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है मसल, कितना? 40 से 50। तो पहला पॉइंट नोट करिए, देखिए मीजोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू, मीजोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू, मीजोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू contribute about, mesodermally derived tissue contribute about 40 to 50% of adult body weight,
contribute about 40 to 50% ऑफ एडल्ट बॉडी वेट, है ना, शरीर का जो वजन है 40 से 50% जो है वो क्या है, वो मसल का मास है। कितना है? मसल का मास। जैसे ये देखिए, एक एग्जांपल दिखाता है, जैसे 70 किलोग्राम का कोई आदमी है तो कितना मसल मास होगा? मसल मास कितना होगा भाई बताइए? हाँ, 50 करोगे तो कितना हो जाएगा? 35। 40 करोगे तो 7 चौक 28। तो 28 से 35 किलोग्राम जो है वो किसकी वजह से होगा? मसल की वजह से होगा, मसल मास की वजह से होगा। ठीक है, एक एग्जांपल नोट कर। ठीक है, जैसे मान लो कहा कि कोई 60 किलोग्राम का आदमी, बताना कितना मसल मास होगा उसका। हाँ, नेक्स्ट पार्ट पे आओ, लिखो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। ये देखो क्या लिखा हुआ है, सी, ई, और ई जो है वो 3 बार है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम ई को ऐसे लिखें तो 3, तो हम ऐसे नोट कर दें, ये क्या बन गया? 3 बन गया, तो 3 ई है इसमें, एक सी है, 3 ई है। ओके, तो सी और है 3 ई। जब याद कर लेना तो ऐसे नोट कर लेना, पहले ऐसे लाइन से नोट कर दो, सी और 3 ई, ये प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रॉपर्टीज है क्या, ये आपको याद करना है। तो सी से है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, अभी हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं मसल। तो एक है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब इसके अलावा देखना 3 ई है। एक ई से है एक्साइटेबिलिटी। जैसे न्यूरॉन्स एक्साइटेबल होते हैं, डिपोलराइज हो जाते हैं ना, वैसे मसल का फाइबर भी क्या हो जाता है? डिपोलराइज हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी दूसरा है। अब 3 ई से, एक से एक्साइटेबिलिटी, है ना, दूसरा है एक्सटेंसिबिलिटी, और तीसरा है यहाँ पे इलास्टिसिटी। ठीक है, टेनिस बॉल हम प्रेस करें दब जाएगा, छोड़ा तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको इलास्टिसिटी कहा जाता है। बाकी आप पढ़ते होंगे। तो एक सी है और 3 ई है। जब याद हो जाएगा तुम्हें तो यहां नोट कर लेना। तो सी फॉर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, 3 ई है, इलास्टिसिटी, एक्सेंटेबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी। तो एक सी और 3 ई है। ठीक, अब मसल के क्लासिफिकेशन पे हमें ध्यान देना है। और मसल को क्लासिफिकेशन किया जा सकता है लोकेशन के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे, और फंक्शन या आप बोलोगे नेचर ऑफ रेगुलेशन। जैसे आप लोकेशन के बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। तो 3 कॉलम बना लीजिए। स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। न्यूरल टिश्यू हमने पढ़ लिया था,
अब हम पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू को लोकेशन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है किस बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नाम बताइए, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। तो लोकेशन के बेसिस पे है, तो सबसे पहले तो लोकेशन बताइए। ठीक, लोकेशन बताना होगा। तो नाम ही है स्केलेटल। क्या नाम है? स्केलेटल। तो एसोसिएटेड विथ स्केलेटल एलिमेंट। स्केलेटल एलिमेंट क्या होता है? बोन और कार्टिलेज। तो वो मसल जो बोन और कार्टिलेज से जुड़ा हो उसे क्या बोला जाएगा? स्केलेटल मसल। जो हड्डियों से जुड़ा हो, सीधी सी बात, उसको क्या बोला जाएगा? स्केलेटल मसल बोला जाएगा। ठीक, ये देखना विसरल, तो जो विसरल आर्गन में हो, ठीक है ना, तो विसरल इन विसरल आर्गन जैसे स्टमक, जीआईटी, यूटेरस, इन सब में जो मसल है ना, मायोमेट्रियम नाम सुना है आपने, किसका एग्जांपल है? स्मूथ मसल का, ठीक है ना। आपने ब्लड कैपिलरी में पढ़ा, ब्लड वेसल में आपने पढ़ा था ट्यूनिका मीडिया, किसका? स्मूथ मसल का, ठीक है। तो स्टमक की वॉल है, जीआईटी की वॉल है, यूट्रस की वॉल है, जो भी हॉलो विसरल ऑर्गन्स हैं उनके वॉल किनके बने हैं? विसरल, विसरल है। तो विसरल ऑर्गन में विसरल, और कार्डियक नाम है कहां? हार्ट में। तो हार्ट में जो मसल है वो कार्डियक बोला जाएगा। तो ये तो हुआ लोकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इसी के बेसिस पे तो क्लासिफाई किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। दूसरा है अपीयरेंस। दूसरा क्या है? अपीयरेंस। अब स्केलेटल मसल को आप देखेंगे ना, तो ये देखिए स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल में ये जो मसल फाइबर्स है वो पैरेलली ऐसे अरेंज है जैसे लगेगा कि पट्टियां लगी हुई, स्ट्रिप लगी हुई। तो लाइन से स्ट्रिप दिखाई देंगे, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? स्ट्रिएटेड। क्या बोला जाता है? स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएशन कुछ और नहीं है, ये है, देखो लाइन से जैसे लग रहा है कोई पट्टियां लगी हुई हैं, इसी को बोला जाता है स्ट्रिएशन। तो स्केलेटल मसल कैसा दिखेगा आपको? स्ट्रिएटेड दिखेगा। विसरल मसल कैसा दिखेगा? नॉन स्ट्रिएटेड। किसी प्रकार का कोई स्ट्रिएशन नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई स्ट्रिएशन नहीं है, इसी को बोला जाता है स्मूथ। क्या बोला जाता है? स्मूथ। ठीक, हाँ। लोकेशन हो गया, ये अपीयरेंस कहने का मतलब स्ट्रक्चर। और कार्डियक मसल को आप देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? मजेदार बात है, कैसा दिखेगा? ये स्ट्रिएटेड दिखेगा, स्केलेटल मसल की तरह दिखता है। तो कार्डियक मसल, हार्ट में जो मसल है वो कैसा दिखता है? स्केलेटल की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? स्केलेटल की तरह। तो ये तो हो गया इसका लोकेशन, स्ट्रक्चर। अब इसका रेगुलेशन। रेगुलेशन को हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन। रेगुलेशन या फंक्शन, रेगुलेशन या फंक्शन, रेगुलेशन या फंक्शन। चलो ये देखो, जो स्केलेटल मसल है वो हमारे बिल पाउल से कंट्रोल होती है, ठीक है। ये ऐच्छिक मसल है। जैसे मान लो कि हमें चलना है, तो मैंने थिंक किया, मोटर से, मोटर फाइबर से ये इंफॉर्मेशन गई, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, हम काम करने लगे, चलने लगे। तो ये हमारे
विल पावर में है। ठीक है, तो जो विल पावर में है, जिसका कॉन्ट्रैक्शन हम करा सकते हैं सोच करके, उसको बोलेंगे ऐच्छिक, दैट मीन वॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी। तो स्केलेटल मसल क्या होगा? वॉलंटरी होगा। इधर देखना, जो विसरल मसल है वो अनैच्छिक होगा। आप चाहें कि एलिमेंट्री कैनाल की वाल में जो स्मूथ मसल है उसको अपने मन से सोच के कॉन्ट्रैक्ट करा दें, नहीं पॉसिबल, वो हमारे विल पावर में नहीं है। तो उसको क्या बोला जाएगा? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी, ये देखना, कार्डियक क्या होगा? वॉलंटरी होगा भाई। ये हमारे विल पावर में थोड़ी ना हम सोचे कि नहीं अब हम 4 मिनट तक दिल को धड़कने नहीं देंगे, है ना, हमारे विल पावर में नहीं है। कैसा होगा? इनवॉलंटरी होगा। तो वॉलंटरी सिर्फ कौन है? हाँ, आखिरी में कंपेयर करते हैं। अगला है मसल फाइबर को देखते हैं। मसल फाइबर में देखेंगे कौन ब्रांड है और कौन अनब्रांड है। ठीक है, तो अगर आप मसल फाइबर में जानना चाहोगे तो सिर्फ एक ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है? ठीक, हम देखेंगे अगला न्यूक्लियस को। आप जानते हैं, आप पढ़े हैं ना कि स्केलेटल मसल मल्टीन्यूक्लिएट होता है। हाँ, तो कौन सा है जो मल्टीन्यूक्लिएटेड? स्केलेटल। बाकी दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो स्केलेटल मल्टीन्यूक्लिएटेड है, बाकी दोनों क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड। क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड। एक है इंटरकैलेटेड डिस्क, नाम आपने सुना होगा। इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ कहां पाया जाता है? सिर्फ कार्डियक में पाया जाता है, बाकी दोनों में नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला है थकान। कौन सी मसल थक जाती है? फटीग। ठीक है, ये देखिए, इजली फटीग, कौन आसानी से थक जाएंगे? स्केलेटल। और इन दोनों में फटीग नहीं होता है। कार्डियक मसल नहीं थकती, थक जाएगी तो हमेशा के लिए थक जाएंगे हम लोग। तो फटीग किस में है? ओके, इंटरकैलेटेड डिस्क किस में है? ठीक है, कौन से मसल फाइबर ब्रांड है सिर्फ कार्डियक? ठीक है ना। और रेगुलेशन की बात करोगे तो कौन वॉलंटरी है? सिर्फ स्केलेटल वॉलंटरी। ठीक है, अपीयरेंस की बात आओ। ठीक है, कौन स्मूथ है? सिर्फ विसरल स्मूथ। ऐसे याद रखो। हाँ, क्या देखो, कार्डियक, कार्डियक मसल। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो और आप इसका फंक्शन देखो, तो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? स्केलेटल मसल के जैसा। और फंक्शन कैसा दिख रहा है? विसरल मसल के जैसा। तो स्केलेटल मसल के जैसा मतलब स्ट्रिएटेड, लेकिन फंक्शन, हाँ, फंक्शन इनवॉलंटरी। तो बताओ कार्डियक मसल कैसा है? ऐसा है, स्ट्रिएटेड
एंड इनवॉलुंटरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो हाईलाइट करिए। तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, कैसा दिखता है, स्केलेटल मसल के जैसे, लेकिन रेगुलेशन देखोगे, फंक्शन लिखा ये फंक्शन लिखा, तो फंक्शन देखो कैसा दिखेगा, विसरल के जैसे। तो क्या बोलोगे कि कार्डियक मसल क्या है, स्ट्रिएटेड है, लेकिन इनवॉलुंटरी, स्ट्रिएटेड और इनवॉलुंटरी, अब भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट, रिपीट होता रहता है बहुत। एक छोटी सी हेडिंग, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखना है और उसका कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, दोहराना इसको जरा जल्दी से, ये देखो इधर, कहाँ लोकेटेड होगा, हड्डियों से जुड़ा होगा भाई, एसोसिएटेड विथ एस्कल, एसोसिएटेड विथ स्केलेटल एलिमेंट, ये विसरल ऑर्गन, ये हार्ट, अपीयरेंस ये कैसा, स्ट्रिएटेड, ये भी कैसा स्ट्रिएटेड, और ये नॉन स्ट्रिएटेड, ये वॉलुंटरी, ये इनवॉलुंटरी, और तो लोकेशन के बेसिस पे मसल कितने प्रकार का है, 3, लेकिन स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2, स्ट्रिएटेड और नॉन, फंक्शन के बेसिस पे भी 2, वॉलुंटरी और इनवॉलुंटरी। आगे आओ, मसल फाइबर ब्रांड किसके हैं, कार्डिएक के, कौन मल्टीन्यूक्लिएटेड है, स्केलेटल, इंटरकलेक्टेड डिस्क कहां, कार्डिएक, ठीक, और फटीग स्केलेटल में आएगा, क्यों, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा, है ना। आगे पढ़ने वाले, ये याद कर लिया, स्ट्रिएटेड और इनवॉलुंटरी।
ठीक है, अभी आप इसको यहां तक नोट करिए, ये जो बना हुआ है यहाँ पे आई और ए बैंड बने हुए हैं, नाम मत नोट करिएगा, बस ये इतना वो नोट, हाँ से हाँ।
तो ये कौन सा मसल बना हुआ है? अपने ऊपर क्या हेडिंग लिया था? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एस्केलेटल मसल। कैसे पता लग रहा है कि ये एस्केलेटल मसल ही है? ये पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस वाले डायग्राम को देखिए, यहाँ पता लग रहा है कैसे? क्योंकि ये किससे एसोसिएट है? तो भाई बोन बना हुआ है ये। तो अगर बोन से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? एस्केलेटल मसल होगा। क्या होगा? एस्केलेटल मसल होगा। ठीक। और ये देखिए, मसल बोन से जुड़ा होता है। किसकी सहायता से? एक कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से। और एक किसका बना है हम लोग बाद में बात करेंगे जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। फिलहाल अभी नाम याद करिए किसका, कि क्या है ये? टेंडन। तो मसल बोन से किसकी सहायता से जुड़ता है? हाँ, टेंडन की सहायता से जुड़ता है। जबकि वही एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? लिगामेंट। तो लिगामेंट का काम है बोन को बोन से कनेक्ट करना, और टेंडन का काम है मसल को बोन से कनेक्ट करना। देखिए यहां ये पोर्शन देखिए, यहां देखिए, तो ये है क्या? ये टेंडन है, और टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करता है। इसके बाद क्या दिखाया गया है? एक मसल है, और मसल का एक ट्रांसफर सेक्शन लेके दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये मसल था पूरा, इसको ऐसे कट किए और इसको ऐसे दिखा रहे, तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। क्या मसल जैसे टिश्यू किसके एग्रीगेशन से बनता है? सेल के। तो मसल, मसल भी क्या है? टिश्यू है। तो टिश्यू किसके एग्रीगेशन से बनेगा? सेल के। ठीक। अब मसल बनाने वाली जो सेल्स हैं, उन सेल्स को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मायोसाइट, है ना? मायोसाइट को ही बोला जाता है मसल सेल। मसल सेल ही मायोसाइट है। और हाँ, सबसे खास बात, इन्हीं मायोसाइट या मसल सेल को क्या बोला जाता है? मसल फाइबर। तो अगर आपसे कोई मसल फाइबर बोल रहा है तो वो आपको एक कोशिका के बारे में बता रहा है। ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे अमीबा एक सेल है, जैसे एक अमीबा एक सेल है, वैसे एक मसल फाइबर भी एक सेल है। एक मसल फाइबर भी एक सेल है। ठीक है ना? अब अगर सेल है तो सेल का मेम्ब्रेन होगा। ठीक। सेल का शेप अलग अलग होता है, तो ये मसल फाइबर ये एलोंगेटेड है। तो सेल का क्या होगा? मेम्ब्रेन होगा। सेल के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। दूसरे ऑर्गेनेल्स होंगे, और क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। सब कुछ जो एक एनिमल सेल में होता है सब कुछ होगा। तो सेल का मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सारी चीजें मायोसाइट। ये मसल सेल है। ठीक है। और इन्हीं का जब बंडल बनेगा तो मसल बनता है। भाई सेल के एग्रीगेशन से क्या बनता है? टिश्यू। अब यहां पे सेल का क्या नाम है? मसल फाइबर। तो मसल फाइबर जब इकट्ठा होंगे तो क्या बनेगा? मसल बनेगा। क्या बनेगा? मसल बनेगा। ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर होगा एक मसल का? तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से शुरू करिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इधर। ये देखिए, हमने बनाया एक मसल फाइबर, ट्रांसफर सेक्शन है, सर्कुलर दिख रहा है, मसल फाइबर। अब मसल फाइबर है तो जाहिर सी बात है इसका मेम्ब्रेन होगा। इसके मेम्ब्रेन को बोला जाता है सार्कोलेमा। क्या बोला जाता है? सार्कोलेमा। क्या बोला जाता है? सार्कोलेमा बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक। अब इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर आ जाएगा, जिसको नाम दिया जाता है इंडोमाइसियम। क्या बोला जाता है? इंडोमाइसियम। ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब बिल्कुल सिमिलर, साइज पे नहीं जाना है। अब क्या होगा? ये मसल फाइबर एग्रीगेट हो गए। तो ये मसल फाइबर का क्या बन गया? बंडल। क्या बन गया? मसल फाइबर का बंडल। मसल फाइबर के बंडल को बोला जाता है फैसिकल। क्या बोला जाता है? फैसिकल। और इसके ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू का सीथ आ जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे नाम दिया जाता है पेरीमाइसियम। क्या बोला जाता है? पेरीमाइसियम। अब ऐसे ढेर सारे बंडल होंगे, और सभी बंडल
एक सबसे बाहर से एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ से घिर जाएंगे जिसे बोला जाता है एपिमाइसियम, और इसी के साथ किसका निर्माण होता है? मसल का निर्माण। किसका निर्माण होता है? मसल का निर्माण होता है। तो अब को मैं दोबारा दिखाता हूं। ये देखिए, ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर के ऊपर जो ये मेम्ब्रेन है सेल का, क्या बोला जाएगा? उसके ऊपर है ना, सार्कोलेमा के ऊपर, इस वाले में दिखाया है, देखिए इधर, यहाँ देखिए सार्कोलेमा के ऊपर एक सीट दिखाया कनेक्टिव टिश्यू का। क्या नाम है इसका? इधर आइए, ये देखिए यहां नाम नोट किया था। ये जो पूरा बंडल बन गया मसल फाइबर का, क्या नाम है उसका? फैसिकल, मसल फैसिकल। अब देखिए, फैसिकल के ऊपर एक और कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है जिसे क्या बोला जाता है? पेरीमाइसियम। क्या बोला जाता है? पेरीमाइसियम कहा जाता है। अब जितने भी बंडल है सब एक सबसे बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर हो गए हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? इपीमाइसियम। क्या नाम दिया जाता है? इपीमाइसियम बोला जाता है, इपीमाइसियम कहा जाता है। ठीक है, मेरा पॉइंट यह है कि आप इपीमाइसियम से शुरू करो और मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म तक चलो। इपीमाइसियम से शुरू करो और मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म तक चलो। चलो, सबसे पहले क्या आएगा? इपीमाइसियम। फिर क्या आएगा? पेरीमाइसियम। फिर क्या आएगा? हाँ, एंडोमाइसियम। फिर सार्कोलेमा। फिर अगर इतना समझ लिया तो ये समझ लिया कम से कम कि मसल कैसे बना है। तो मसल कैसे बना है? फैसिकल से बना है। फैसिकल्स क्या है? मसल फाइबर का बंडल। तो मसल फाइबर के बंडल को क्या बोला जाता है? फैसिकल। और फैसिकल का जो गट्ठर है वो क्या बोलता है? मसल बंडल। कनेक्टिव टिश्यू का लेयर पे आइए, सबसे बाहर इपीमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम, फिर एंडोमाइसियम, फिर सार्कोलेमा, फिर साइटोप्लाज्म। है ना? साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है? सार्कोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये वाला जो है, ये है मसल फैसिकल। क्या होता है मसल फैसिकल? हम कहें क्या मसल फैसिकल क्या बोलोगे? बंडल ऑफ मसल फाइबर। लिखो इधर, बंडल ऑफ मसल फाइबर। बंडल ऑफ मसल फाइबर को क्या बोला जाता है? फैसिकल कहा जाता है। इसके बाद देखो, ये देखो, एक मसल फाइबर को लिया है, एक मसल फाइबर बराबर एक मसल सेल बराबर एक मायोसाइट बराबर एक मसल सेल बराबर एक मसल फाइबर। मैं ये कहना चाह रहा हूं मसल फाइबर एक सेल है ना? ये वैसे ही सेल है जैसे अमीबा एक सेल है, जैसे स्पर्मेटोजोआ एक सेल है, वैसे एक मसल फाइबर भी एक सेल है। अब इधर आओ और ये देखो, कवरिंग, सेल की कवरिंग, सेल का मेम्ब्रेन होगा। तो ये है मसल का मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया जाता है? सार्को सार्कोलिमा। ठीक है, ये देखना, इसमें जो फ्लूइड है उसे क्या बोलोगे? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म बोलोगे। ठीक है, ये देखना, ये ढेर सारे न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, तो क्या कहोगे? कहोगे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को और क्या बोला जाता है? जानते ही हो, बोलो क्या बोला जाता है? सिनोसिटिक। इसी को और क्या बोला जाता है? सिनसाइसियम बोला जाता है। तो मल्टी न्यूक्लिएट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं क्लासिफिकेशन में, है ना, कि मल्टी न्यूक्लिएट होगा। ठीक, एक बात और, यहां पे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहां पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? यहां इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक। क्या बोला जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है।
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, जो यहाँ पे रेटिकुलम। चलिए, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, आप सब कुछ समझ गए होंगे बहुत आसानी से, ये भी समझ जाएंगे, पर ध्यान से सुनिए। अब इसके बाद देखो क्या किया है, ये एक मसल सेल दिखा रहे हैं, यही मसल फाइबर है। अब उसका मेम्ब्रेन होगा, अंदर साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेल्स है, ठीक बात है। इस सेल का मेम्ब्रेन हो गया, उसके अंदर साइटोप्लाज्म हो गया। ध्यान से सुनो, इस सेल के साइटोप्लाज्म में, इस सेल के साइटोप्लाज्म में, इस सेल के साइटोप्लाज्म में ये एक मसल फाइबर हमने बनाया है, एक एक मसल सेल है ना। आप फाइबर इनको मत समझिएगा, ये नहीं फाइबर है, ये पूरा फाइबर है। फाइबर ये नहीं है कि आप इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 फाइबर है, ये फाइबर नहीं है। फाइबर ये है, ये पूरा सेल एक फाइबर है। तभी से यही तो बता रहे हैं कि एक मसल फाइबर बराबर एक मसल सेल। सेल है तो सेल का मेम्ब्रेन, उसका साइटोप्लाज्म। अब इसके आगे सेल के साइटोप्लाज्म में लगभग 2000, कितने, 2000 पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट, ठीक है ना। तो बताओ, एक मसल फाइबर में कितने मायोफाइब्रिल हैं या कितने मायोफिलामेंट्स हैं? हाँ हाँ, तो ये समझने गलती नहीं करना है, ये कोई मसल फाइबर नहीं बनाया है, ये क्या है, ये मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल है। एक मसल फाइबर में कितना होता है, लगभग 2000 होता है। अब इसके बाद क्या किया है, एक मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट को लेके मैग्नीफाई कर, है? तो जब मैग्नीफाई किया है तो लाइट बैंड आ रहा है, डार्क बैंड आ रहा, फिर लाइट आ रहा, फिर डार्क आ रहा, फिर लाइट आ रहा, फिर डार्क आ रहा। मतलब मायोफिलामेंट पे बैंड कैसे आते हैं, बैंड मतलब पट्टियां। तो ये पट्टियां अल्टरनेट आती हैं, लाइट के बाद डार्क आएगा, डार्क के बाद फिर लाइट आएगा, लाइट के बाद फिर डार्क आएगा, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, ऐसे आ रहा। ओके, अब इसी में हम लोग जो पार्ट है इसका एक छोटा सा हिस्सा हमने क्या किया है, ये देखिए, हमने यहां से ये पूरा पोर्शन मैग्नीफाई कर, इतना पोर्शन, कितना पोर्शन, एक एक डार्क बैंड और उसके किनारे के दो लाइट बैंड, एक डार्क बैंड और इसके किनारे वाले एक दो, एक दो, तो एक डार्क बैंड और दो लाइट बैंड को हमने मैग्नीफाई कर, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। अब डार्क बैंड किसका बना हुआ है सब बता रहे हैं, अब एक सिरे से शुरू करो। डार्क बैंड को और क्या बोला जाता है, ए बैंड। डार्क बैंड को क्या बोला जाता है, ए बैंड, ठीक है ना। और जबकि लाइट बैंड को क्या बोला जाता है, आई बैंड, ठीक। एकदम आसान है, ध्यान से सुनना। डार्क लिखोगे तो डी के बाद क्या आता है, ए, तो डार्क बैंड ही क्या है, ए बैंड है, ए फॉर एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। जबकि ये देखना, जब लाइट लिखोगे तो एल के बाद क्या आएगा, आई, तो लाइट बैंड को क्या बोला जाएगा, आई बैंड। डार्क में डी के बाद ए, तो क्या बोला जाएगा, डार्क बैंड ए बैंड है, और जबकि लाइट बैंड आई बैंड है। अब ए क्या है, एन आइसोट्रोपिक, और आई क्या है, आइसोट्रोपिक, है ना। सॉलिड स्टेट अगर तुमने पढ़ा हो तो हट गया है, कोई बात नहीं, यहां ऐसे याद रहेगा, डी के बाद ए आ रहा है तो एन आइसोट्रोपिक, और वहां पे लाइट में आइसोट्रोपिक। क्लियर है ये, चलो ध्यान से सुनो। जो लाइट बैंड है, जो लाइट बैंड है, वो लाइट बैंड बना हुआ है एक्टिन प्रोटीन, ये कंडक्टाइल प्रोटीन फिलामेंटस फॉर्म में है तो एक्टिन बोला जाता है, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट का, मायोसिन फिलामेंट का, क्यों, क्योंकि फिलामेंटस प्रोटीन, ठीक। तो डार्क, हाँ, अगर लाइट बैंड की बात करोगे तो किसका बना है, एक्टिन का। जबकि अगर डार्क बैंड की बात करोगे तो डार्क बैंड किसका बना होता है, मायोसिन।
ठीक है, दोबारा देखो, जो लाइट बैंड है वो किसका बना होता है? एक्टिन फिलामेंट, जो कि क्या होता है? थिन होता है। इसी वजह से लाइट बैंड को थिन फिलामेंट भी बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए, एक्टिन को क्या बोल दिया जाता है? थिन फिलामेंट बोल दिया जाता है। जबकि ये देखिए, जो डार्क वाला है वो किसका बना है? वो मायोसिन का है ना? या मायोसिन एक्टिन के कंपेयर में क्या है? थिक है। तो एक्टिन थिन फिलामेंट और मायोसिन थिक फिलामेंट। तो एक्टिन, अगर कोई थिन फिलामेंट बोलेगा तो क्या समझोगे? एक्टिन। ये देखो, जैसे हमने तीन बनाए, एक दो तीन बनाए हैं, यहां भी एक दो तीन बनाए हैं, लेकिन हमने दो मायोसिन बनाए हैं। ठीक है ना? तो आपको दिखाया एक्टिन और मायोसिन, तो यह है एक्टिन। एक्टिन थिन फिलामेंट है। अब एक्टिन और मायोसिन कैसे बना हुआ है ये आगे बताएंगे आप। अभी बस बता रहा हूं कि एक्टिन थिन फिलामेंट है और मायोसिन क्या है? थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट। ठीक, तो ये बताओ, लाइट बैंड, लाइट बैंड जो है वो बना हुआ है किसका? एक्टिन का, है ना? और डार्क बैंड किसका बना है? ठीक है, तो यहां देखो, लाइट बैंड किसका बना है? एक्टिन का, या बोलोगे थिन का। जबकि डार्क बैंड किसका बना है? मायोसिन का या थिक फिलामेंट का। एल के बाद आई आ रहा है तो लाइट को आई बैंड, टी के बाद ए आ रहा है तो डार्क को ए बैंड। ठीक है, चलिए अब इसके आगे यहां देखो, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो लाइट बैंड के बीचों बीच से गुजर रहा है। यहां देखो, ये लाइट बैंड है, ये है। अब इसको हमने पूरा नहीं बनाया तो यहां नहीं गुजर रहा है। तो ये देखो, इसको देखो, हर एक लाइट बैंड में ऐसा होगा कि उसके बीचों बीच से एक इलास्टिक मेम्ब्रेन रन करेगा। और वो करेगा क्या? लाइट बैंड के दो हिस्से कर देगा। क्या करेगा? लाइट बैंड को बाइसेक्ट कर देगा। उस लाइन को क्या कहा जाता है? जेड लाइन। तो ये कौन सी लाइन है? जेड। ये भी क्या है? जेड लाइन। जेड लाइन। जेड लाइन का काम है एक्टिन को एक साथ बांध के रखना। एक्टिन्स आर हेल्ड टुगेदर विथ जेड लाइन। तो एक्टिन को एक साथ बांध के कौन रखा है? ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है। इनको एक साथ बांध के कौन रखा है? जेड लाइन। ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, इनको एक साथ बांध के कौन रखा है? जेड लाइन। एक बात तो ये। अब ये देखना, अब दोनों जेड लाइन के बीच में आपको क्या दिख रहा है? ए बैंड। और ए बैंड किसका बना है? मायोसिन का, थिक फिलामेंट का। जैसे एक्टिन को एक साथ जेड लाइन बांध के रखा है, वैसे मायोसिन को एक साथ बांध के रखने वाला जो मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम है? एम लाइन। क्या नाम है? एम लाइन। तो एक्टिन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय जेड लाइन, मायोसिन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, ठीक है ना? तो एक्टिन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय जेड लाइन, मायोसिन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय एम लाइन। ठीक, अब ध्यान से सुनना, रेस्टिंग स्टेज में आप देख रहे हो मायोसिन के जो किनारे हैं, जो एजेज हैं, वो एक्टिन से क्या है? ओवरलैप। क्या है? ओवरलैप। ठीक है, तो रेस्टिंग में मायोसिन का जो किनारा होता है, जो एजेज होते हैं, वो एक्टिन से क्या होते हैं? ओवरलैप्ड होते हैं। ठीक है, इतने इतनी बात याद रखनी है। और क्या याद रखना है? दो जेड लाइन के बीच में जो गैप, उसे क्या बोला जाता है? दो जेड लाइन के बीच में जो गैप, उसे क्या बोला जाता है? सार्कोमियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्कोमियर बोला जाता है। ठीक, ये देखो, जितने जगह तक मायोसिन पड़ेगा, जितने साइड तक मायोसिन पड़ेगा, जहां तक एक्सटेंडेड होगा वो क्या बोला जाएगा? वो बोला जाएगा ए बैंड। जहां तक पड़ेगा वो क्या बोला जाएगा? ए बैंड बोला जाएगा। ठीक, तो आप देखो, उसमें मायोसिन आ रहा है और थोड़ा बहुत एक्टिन भी आ जा रहा है। किसमें? ए बैंड। लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो डार्क बैंड है वो किसका बना है? मायोसिन। तो एक तो ये बैंड हो गया। अगली बात ध्यान से सुनो, मायोसिन का वो पार्ट जो एक्टिन से ओवरलैप नहीं है, मायोसिन का वो हिस्सा जो ओवरलैप नहीं है एक्टिन से, उसे क्या बोला जाता है? एच जोन, है ना? तो एच जोन कैसे डिफाइन करोगे? कहोगे पार्ट ऑफ मायोसिन जो कि ओवरलैप नहीं है किससे? एक्टिन से, उसे क्या बोला जाएगा? एच जोन बोला जाएगा। जो दो जेड लाइन के बीच में जो गैप, उसे क्या बोला जाता है? सार्कोमियर। क्या बोला जाता है? सार्कोमियर कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखना जरा, सार्कोमियर अगर हम कहें किसका बना हुआ है,
तो ये देखना, ये आई बैंड का आधा, ये पूरे आई बैंड का आधा, तो 2 हाफ आई बैंड हो गया और एक ए बैंड। तो सार्कोमेयर किसका बना हुआ है? हाफ आई प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई, मतलब 2 हाफ आई प्लस एक बैंड। और ये 2.5 माइक्रोन का होता है। अगर याद कर लोगे ठीक है, नहीं याद करोगे कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या लिखा है? हाफ आई ए बैंड प्लस हाफ आई, इसका बना हुआ सार्कोमेयर। ठीक है, यूनिट है किसका? मसल कॉन्ट्रैक्शन का। तो सार्कोमियर को क्या बोला जाता है? यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। कई किनारे नोट करिएगा, सार्कोमियर आगे लिखेगा यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब इसके अलावा इसमें एक चीज और दिखाई है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये है जेट लाइन और ये है मायोसिन। ये है जेड लाइन और ये मायोसिन। ठीक, एक्टिन को एक साथ जेड लाइन ने बांध के रखा है, मायोसिन को एक साथ एम लाइन ने बांध के रखा है। ठीक, इधर देखिए, मायोसिन जेड लाइन से कनेक्ट है एक स्प्रिंग लाइक प्रोटीन से। याद कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो बात नहीं है। क्या नाम है इसका? टाइटिन नाम। तो टाइटिन क्या करता है? मायोसिन को जेड लाइन से कनेक्ट करता है। ठीक है, स्प्रिंग जैसा है, आप समझ रहे होंगे क्यों। क्या प्रोवाइड करेगा? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? इलास्टिसिटी। हाँ, सार्कोमेयर क्या है? यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, ये देखना जरा, इसके नाम बता लोगे क्या? नाम बता लोगे? बताना जरा। ए क्या है इसमें? इपीमाइसियम। तो ए है इसमें इपीमाइसियम, बी है इसमें हाँ पेरीमाइसियम, ई है इसमें क्या होगा? एंडोमाइसियम। और सी है इसमें सार्कोलेमा, और डी है इसमें सार्कोप्लाज्म। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इस फोटो में जाके नोट, अगर नहीं क्लियर है तो मैं इसको हटा के दोबारा नोट करूं। यहां ध्यान से देखो, ये देखो, सबसे बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सबसे बाहर क्या होगा? इपीमाइसियम होगा। ये क्लियर है ना? इसके बाद ये रखना, इसके बाद क्या आएगा? जो फैसिकल को एक साथ बांध के रखा है वो क्या है? पेरीमाइसियम। कोई कंफ्यूजन नहीं है, है ना? इसके बाद देखो,
ये है आपका मसल फाइबर। अब मसल फाइबर के ऊपर सीट जो है वो क्या होगा? इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम। अब देखो, अब ये मसल फाइबर है, तो अगर मसल फाइबर है तो इसके सेल मेम्ब्रेन का नाम बता दो, क्या बोला जाएगा? सार्कोलेमा। अब उसके अंदर साइटोप्लाज्म में आ जाओ, क्या बोला जाएगा? सार्कोप्लाज्म। अभी ठीक है ना? यहां देख लीजिए, ये देखिए मसल फाइबर को पैरेलली अरेंज है ना, 1 2 3 4 4 5 को बाहर निकाल के दिखाया है। तो मेम्ब्रेन को क्या कहोगे? सार्कोलेमा। बीच बीच में ब्लड कैपिलरी है, और बाकी ये सब क्या दिखाया जा रहा? मसल फाइबर। मसल फाइबर ही क्या है? मसल सेल। ये देखो, मसल फाइबर के बंडल को क्या बोला जाता है? फैसिकल। क्या बोला जाता है? फैसिकल कहा जाता है। यहां देखो, अगर आप इंडोमाइसियम को और करेक्टली देखना चाह रहे हो तो देखिए यहां, ये देखो, क्या देख रहे हो ना? एक सेक्शन दिख रहा है। अगर इंडोमाइसियम को और क्लियर देखना चाह रहे हो, देखो यहां पे हटाया है, तो 1 2 3 एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, और ये क्या है जो रेड कलर से दिख रहा है? ये इंडो है। क्या यहाँ पे तो ऐसे देख लो, क्या यहाँ पे कट करके अलग से दिखाया है तो और साफ दिख रहा है, दिख रहा? तो यहां से भी एक एरो लाइए और यहाँ पे इंडो में मिलाइए, तो इसको कंप्लीट किया। मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोला जाता है? सार्कोलेमा। जो किसको घेरे हुए है? सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर सिंसाइसम शो कर रहा है क्योंकि मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही क्या है? कैल्शियम स्टोर्ड है। इसको आप हाईलाइट करिएगा जरा। तो कैल्शियम का स्टोर हाउस मसल में क्या होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। चलिए, अगर मसल फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करोगे ना, तो लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट है सार्कोप्लाज्म में, जिसे क्या बोला जाता है? मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल बोला जाता है। लार्ज नंबर कितना बताया हमने अभी? 2000। एक एक मसल फाइबर में। अच्छा, किसी भी मायोफाइब्रिल को देखोगे तो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड आएंगे, ठीक है? अब ये जो डार्क और लाइट बैंड का अपीयरेंस आ रहा है वो दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन की वजह से आ रहा है, एक्टिन और मायोसिन। इधर आओ। लाइट बैंड जो कि एक्टिन रखता है, और उसे क्या बोला जाता है? आई बैंड। आई फॉर आइसोट्रोपिक। जबकि डार्क बैंड या ए बैंड या एन आइसोट्रोपिक बैंड क्या रखता है? मायोसिन। दोनों प्रोटीन रॉड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, तभी फिलामेंट का नाम दिया जाता है ना। एक्टिन फिलामेंट थिनर है, मायोसिन थिकर है। इसी वजह से एक्टिन को थिन फिलामेंट और मायोसिन को थिक फिलामेंट बोला जाता है। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड के बीचों बीच में एक इलास्टिक फाइबर है, जिसे क्या बोला जाता है? जेड लाइन बोला जाता है, जो इसके दो बराबर हिस्से कर देगा। The thin filaments are formally attached to the जेड लाइन, ठीक है ना? थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन। तो एक्टिन एक साथ हेल्ड है किसके साथ आते हैं? एक एक साथ जुड़े हैं किसके साथ है? जेड। थिक फिलामेंट मतलब ए बैंड भी एक साथ किसके साथ से जुड़ा हुआ? एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है, जिसे क्या बोला जाता है? एम लाइन। जैसे जेड लाइन है और वैसे ही एम लाइन है। जेड लाइन एक्टिन को जोड़ता है, एम लाइन मायोसिन। ठीक है, आ गया। ए और आई बैंड मतलब डार्क और लाइट बैंड अल्टरनेट आते हैं, ठीक? इन्हीं भी क्रम से आने वाले दो जेड लाइन के बीच का जो गैप, उसे फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्शन का क्या बोला जाता है? सार्कोमेर। रेस्टिंग स्टेज में जो थिन फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट के किनारे पे पार्शियली ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना? जबकि थिक फिलामेंट का सेंटर पोर्शन जो है ना,
वो फ्री होता, मतलब वो ओवरलैप नहीं होता। तो आप खुद बताओ, जो डार्क बैंड का बीच वाला हिस्सा है, जहां वो पोर्शन जहां मायोसिन एक्टिन से ओवरलैप नहीं है, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? एच जोन। क्या बोला जाता है? एच जोन का। तो एच जोन बोला। ये कौन सा बैंड है? डार्क। ये कौन सा है? ये कौन सी लाइन है? जेड लाइन। ये कौन सी लाइन है? एम लाइन। तो पूरा ये है, लेकिन वो हिस्सा जो ओवरलैप नहीं है वो क्या है? वो एच है। तो सार्कोमियर में हाफ आई, एक ए, हाफ आई, दो हाफ आई और एक ए। अभी इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसको फिनिश कर लीजिए, है ना? और जो लोग चले जाएंगे वो वीडियो से कंप्लीट कर लेंगे। पहली बात। और दूसरी बात, जो लोग जाने वाले हैं ये शेड्यूल नोट करें। ठीक है, संडे में 7:30 से 8:30 में इपीथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाएंगे। ठीक है, एक एक घंटे में फिनिश हो जाएगा। 8:30 से 10:30 में हम लोग पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। टाइम नोट करिए। नोट कर लिया? ठीक। और अभी ये वाला लेक्चर आप पूरा करिए।